नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 4 का क यानी मूल कर्तव्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग जानेंगे मूल कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं एक शायरी है जिनका नाम है अल्लामा इकबाल। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे जिनके द्वारा कहा गया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इनके ही द्वारा फिर पाकिस्तान देश की मांग की जाती है। फिर जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में इनका उतना ही विरोध होता है। इनको लगता है कि विरोध नहीं होगा, वहाँ पे मौलवियों के द्वारा इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। तो एक सिकवा लिखते हैं, जिस सिकवा में कहते हैं कि क्यों जिया कार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं माहे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल का सुनूं नाले बुलबुल का सुनूं और हम तन दोष रहूं। फिर लास्ट में कहते हैं हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। यानी अल्लामा इकबाल जब देश आज़ाद होता है, जब कहते हैं भारत और पाकिस्तान की जब मांग की जाती है यानी सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, तो अल्लामा इकबाल अपने भाषण में लिखे हुए हैं अपने स्पीच में कि अगर दुनिया में जहाँ भी मेरे धर्म की रक्षा की बात होगी सबसे पहले हम आएंगे, इस देश के लिए खड़े रहेंगे। और जिस देश में हमारे धर्म की बात नहीं होगी, समाज की बात नहीं होगी, उस देश की बात हम नहीं करेंगे। यानी जब बंटवारा हुआ तो इनका पक्ष था, सबका अपना अपना पक्ष था। तो आज हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मूल जो कर्तव्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह को होते हैं 1976 में, जब आपातकाल लगा होता है 1976 के समय, तो उस समय महसूस किया जाता है कि एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि ये लिया गया है रूस से लिया गया है, रूस देश से लिया गया था। और इसमें देखा गया था यानी जब इमरजेंसी लग गई इंदिरा गांधी के समय में, तो ये महसूस किया गया कि एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, यानी लोगों को मानने के लिए एक बनाना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, यानी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बाध ना किया जाए, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन इसमें बनाया गया था। उस समय 10 दिया गया था, फिर बाद में इसको 2 और बढ़ा दिया गया, तो फिर 12 हो गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। और ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे देश हैं, ऐसे बहुत ही विकसित देश हैं जिस देश में नहीं है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे देशों में नहीं है। बस एक जापान ही ऐसा देश है जो अपने संविधान में इसको ऐड किया गया है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की बात, कहीं भी मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई है। उसमें मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, इसीलिए क का प्रावधान किया गया। और ऐसा नहीं कि अगर इसको ना माने तो इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसमें दिया गया है, इसमें 12 प्रकार की बात की गई है। तो हम लोग शुरुआत से देखते हैं। पहले ये लाया गया तो समीक्षा देखते हैं। एक कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है। कांग्रेस होती है। जब सरकार में आती है डॉक्टर स्वर्ण सिंह के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा गठन किया गया था। इसको उनके द्वारा गठन किया गया था। यानी आपातकाल जब भारत में लगा हुआ था, आपातकाल हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं और आपातकाल का प्रावधान क्या क्या हो सकता है, कैसे कौन सा आपातकाल कब लगता है। राष्ट्रीय आपात होता है, राजकीय आपात होता है, वित्तीय आपात होता है। भारत में अब तक सबसे ज़्यादा मिसयूज किया गया है राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग किया गया था, वो भी इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। यानी उसमें कहा गया था सशस्त्र विद्रोह हो या हवाई आक्रमण पर किया जाएगा, लेकिन उसमें आंतरिक अशांति के तौर पे नहीं किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति पर लगाया गया था। उसमें इनकी सरकार भी गई थी, सरकार बदला हुआ था, कोई और सरकार में भी आए थे। तो इसका समय ड्यूरेशन है 1975 से 1977 तक लाया गया था। इस समय इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई थी, इतना डिक्टेटरशिप किया गया था। सोचो, इसीलिए कहा था कि भारत में आयरन लेडी ऐसे ही इंदिरा गांधी को नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने, इनके द्वारा 50 संविधान संशोधन किया गया था। यानी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने मिनी संविधान बनाया था, यानी मिनी संविधान कहा जाता था उस समय। वो तो बहुत सारा चेंज किया गया। यानी जो मंत्री, जो कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री, यानी जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। मंत्री यानी कहा गया था कि मंत्रिमंडल सलाह नहीं देगा, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही मान्य रहेगा। राष्ट्रपति को बाहर कर दिया गया, राष्ट्रपति बाध्य रहेंगे।
बहुत ही वो करा गया था, दुरुपयोग भी किया था। उसी समय उदय होता है राजनीति में डॉक्टर जयप्रकाश, जो बिहार से आते हैं। उसी डॉक्टर जयप्रकाश के वजह से वो फिर वहाँ पे पैदा होते हैं कर्पूरी ठाकुर, और उनके बाद फिर पैदा होते हैं लालू यादव, और वहीं से बिहार की क्रांति में पिछड़े वर्गों की शुरुआत होती है। यानी जो 1975 का जो दौर है, ये उस समय पिछड़े वर्गों को जन्म दे रहा है, यानी राजनीति में, क्योंकि पहले से कांग्रेस विद्यमान थी। यानी जो सत्ता थी, जब देश आज़ाद हुआ तो एक तरफा सरकार कांग्रेस की चल रही थी, कभी 400 सीट आता था, 450 आता था। इससे पहले इनके विरोधी दल पैदा नहीं हुए थे। अब जेपी आंदोलन शुरू हो रहा है, यही ऐसा समय है 1975 से 77 तक। अब बिहार की क्रांति, यानी दुनिया में पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठ रही है, क्रांति उठ रही है, पूरा समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, इधर उधर आंदोलन हो रहा है। अब यहीं से पिछड़े वर्ग की शुरुआत होगी, और यहीं से बिहार में अलग सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में अलग, उत्तर प्रदेश में कांसीराम मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, बिहार में लालू यादव पैदा होंगे, कर्पूरी ठाकुर पैदा होंगे। अलग अलग स्टेट में, उधर तमिलनाडु में डीएमके बनेगी, तृणमूल कांग्रेस बनेगी, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग सत्ता में विस्तार होने लगा। धीरे धीरे वही समय है कि वही एक समय भी है कि जिस समय कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग को टॉपिक ये है। फिर 1977 में लाया गया था, कहा गया इसमें 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन। अभी हम लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में 2 लाइन जान लेते हैं, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब बात हुआ 1975 में, और जब बिहार की क्रांति की बात हो रही है, सामाजिक विकास की बात की जा रही है, और कर्पूरी ठाकुर की बात ना की जाए तो गलत बात है। राजनीति की जब शुरुआत होती है, जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ से कर्पूरी ठाकुर एक जन्म लेते हैं, और कर्पूरी ठाकुर एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म होता है दरभंगा में। दरभंगा के कर्पूरी ठाकुर जी, सम्मान से लेना चाहिए नाम। कारण है कि आरक्षण का जनक कहा जाता है। जब कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, दो बार मुख्यमंत्री बने, और जब इतने बड़े काम करके गए, 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा फ्री कर दी। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। अभी जो 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में लागू हुआ, उससे पहले पूरे बिहार में 12वीं तक की शिक्षा फ्री करने वाले पूरे भारत में एक ऐसा शख्स है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण का प्रावधान करते हैं, और वहीं कर्पूरी ठाकुर जब 10वीं पास करके जाते हैं, तो उनके कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते हैं, पिछड़े निम्न समाज से आते हैं, तो नाई का उनके पिताजी काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर जब 10वीं पास करते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर के पिताजी ठाकुर साहब के दरवाजे पे ले जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ठाकुर साहब, मेरा लड़का 10वीं पास कर लिया। तो ठाकुर साहब का जवाब आता है कि चलो चलो जाओ, नाई हो ना, मेरा पैर दबा। पैर दबाने की बात की जाती है। ठाकुर साहब के द्वारा कहा जाता है कि चल आजा, पैर दबा। वहीं का कर्पूरी ठाकुर पढ़ लिख के बिहार के समाज में क्रांति पैदा करते हैं, आरक्षण का प्रावधान करते हैं, दलित पिछड़ों के लिए लोक कल्याण की बात करते हैं। आरक्षण की जब बात की है कर्पूरी ठाकुर, तो उनके बारे में गाली दिया जाता था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माई भी आई, ऐसे करके लोग गाली देते थे समाज में। वहीं कर्पूरी ठाकुर को जब गोली मारा गया, तो जब वो पानी मांग रहे थे, तो बाकी आप लोग सोचिएगा क्या किया गया था, कभी गूगल पे उनके मुंह पे क्या किया गया था। दीवाल पे लिख लिख के कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया जाता था। कर्पूरी ठाकुर को जब चौधरी चरण सिंह मिलने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर से, और जाते हैं तो कहते हैं कि कर्पूरी इतना दो बार तो सीएम बन गया, कम से कम घर तो बनवा ले। कर्पूरी ठाकुर का आज तक घर नहीं है। लोग, वहाँ के जो लोग थे उनके जो क्षेत्र के प्रदेश के, 50,000 रुपया जुटाए और कहे कि कर्पूरी ठाकुर साहब अपना घर बना लीजिए। कर्पूरी ठाकुर वो 50,000 रुपया लोक कल्याण के लिए यानी शिक्षा में दे दिए। कर्पूरी ठाकुर जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो इनके पास कपड़ा नहीं होता है, तो जो होता है पहन के गए होते हैं, तो यहाँ पे फटा होता है चीट, 2 जगह फटा होता है। फिर जाते हैं वहाँ पे विदेश में, तो वहाँ के जो नेता होते हैं वो जो देखते हैं इनके कपड़ा, तो बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर भारत उस समाज से आया हुआ नेता है। फिर उनको एक गिफ्ट किया जाता है कपड़ा। बाद में कर्पूरी ठाकुर को बताया कि गोली मार दिया जाता है, और क्या होता है उनके बाद जितना तिरस्कार उनका किया गया। इसीलिए बिहार की जो क्रांति है, बिहार की जो राजनीति है, हमेशा पिछड़ा वर्ग ही वहाँ पर राज्य करता है। कुछ भी करो, लालू आएंगे नहीं तो नीतीश आएंगे।
ये दोनों समाज के लिए अच्छा काम किए हैं। लालू यादव भी जब आए सरकार में, लालू यादव जब नहीं थे तो वहाँ पे ठाकुरों का इतना दबदबा था, बड़ी जाति के लोगों का, कोई खटिया पर नहीं बैठता था। सामाजिक न्याय के जनक कहा जाता है। सामाजिक, जब कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद अगर कोई सामाजिक न्याय की बात करता है तो है लालू यादव। इसलिए लालू यादव को कोई हरा नहीं पाता है। लालू यादव समाज में बैठने, यानी दलित पिछड़ों को, दलितों को, चमारों को, अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक अधिकार दिए। लोग मूंछ रखने पर बिहार में मारा जाता था, खटिया पर बैठने पर मार दिया जाता था, बोलने का अधिकार नहीं था। मुसहर हो, धोबी हो, ऐसे लोग बोलते थे। उस समय लालू यादव का जन्म होता है। वहीं लालू यादव जब उस समाज में वो समानता लाते हैं तो बात किया जाता है कि लालू यादव जंगल राज कहा जाता है। वहीं लालू यादव जब समानता की बात करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज आ गया। और बिहार बहुत सदियों से, अब कोई नया इतिहास नहीं है, बिहार में बहुत पिछड़े, बहुत समय से, मौर्य काल से देखा जाता है तो यहाँ के निम्न लोगों का शासन हो चलता है। मौर्य साम्राज्य वहीं था, हर्यक वंश, नंद वंश, सारे निम्न जाति के जो वर्ग के लोग थे वहाँ पे था। क्योंकि वहाँ के लोग, जब वहाँ के जो ऋषि जो थे उनके द्वारा वरदान दिया गया था कि ये अशुद्ध जगह है, मैंने अच्छा जगह नहीं है, भगवान के लिए शुभ जगह नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों का अपने आप पे भरोसा हो गया। उस समय मगध का उत्थान होता है। वर्तमान समय में भी नीतीश जी काम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बीपीएससी वाला लफड़ा फंसा हुआ है। फिर ये दिया गया था, फिर 51 का क जोड़ा गया है, इसमें संसद का सुझाव दिया गया था। फिर इसमें 10 मूल कर्तव्य की बात की गई थी 1976 में। 1976 में 10 मूल कर्तव्य की बात की गई थी। अब हम लोग देखते हैं 10 मूल कर्तव्य कौन कौन सा है, यानी इसकी सूची देख लेते हैं। 51 का क है, अनुच्छेद 51 का क। क्यों जिया कार बनूं, सूद फरामोश रहूं, हमनवा में भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं, नाले गुल गुल का सुनो। फिर हम लोग देखते हैं 51 का क, इसका हेडिंग डालते हैं, फिर शुरू करते हैं। अनुच्छेद 51 का क। संविधान पहले एक ही देखते हैं, बात करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, यानी सम्मान से रखना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अच्छा से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग नाली में फेंक दे, कुएं में फेंक दे। इसका मिसयूज होता है थोड़ा थोड़ा जुलूस में, लेकिन ये गलत बात है। क्योंकि इसी झंडा के लिए क्या से क्या हुआ था, मैडम भिखाजी कामे के द्वारा बनाया गया था। तो दुनिया में भारत ऐसा देश है जिसकी आज़ादी बहुमुखी रूप से लिया गया। यानी भारत की आज़ादी जो है, भारत की आज़ादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में कई तरह की आज़ादी थी। भारत की आज़ादी निम्नलिखित प्रकार से, अगर इसको परिभाषित किया तो निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। अमेरिका की आज़ादी क्या है, वहाँ पे टी पार्टी की घटना होती है, वहाँ पे आज़ादी मिल जाती है। रूस की क्रांति क्या है, सोवियत रूस में लेनिन आते। लेकिन भारत की जो क्रांति अलग क्रांति है। भारत में बहुत लोग बलिदान दे के गए, इसीलिए कहा जाता है कि इसको बचा कर रखा जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आदर्शों की भी बात की गई है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का भी आदर किया जाता है, किया भी जाता है। राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गान होता है तो नहीं कोई कैमरा लेकर घुस गया, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय गान हो रहा है तो हाथ सीधा खड़ा करके रहता भी है, करना भी चाहिए। देश की बात है, देश पहले होना चाहिए, बाकी आपसी मैटर बाद में। देश पहले, देश हैं तो हम हैं। इसीलिए तो कहा गया कि सारे यूनान मिस्र मिट गए सभी जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा, सारे दुनिया की संस्कृति मर गई, भारत की संस्कृति अभी भी जिंदा है। और हर देश का अंत पता है, शुरुआत पता है, लेकिन भारत की संस्कृति ना, भारत दुनिया में सबसे पुराने थे। कोई इसका अंत नहीं है भारत का। भारत में क्या है कि भारत की खोज नहीं थी, अमेरिका की खोज हुई थी। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका की खोज हुई थी। वहाँ पे कोलंबस साहब गए थे, वो भी नासा में गए थे, दारू पी लिए थे और वहाँ की महारानी से वादा कर देते कि महारानी जा रहे। उनको तो जो गलती से भेजा गया था, वो गया भी था तो 30 दिन का राशन लेकर गया था, अपने साथ 5 लोगों को लेकर गया था और कहा था
कि चलो मर जाएंगे, ऐसा लेकर गया था कि आने का राशन नहीं था, बीच में से जा सकते आने का भी राशन नहीं था। और जितने भी लोग जाते थे सारे चर्सी थे, डाकू थे, चोर थे। फिर अमेरिका की खोज हुई, ये बात सही है, लेकिन भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत में समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, ना कि भारत का खोज। भारत का खोज कैसे हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता, इसका कहा ना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने के आदर्शों की रक्षा। दूसरा इसमें कह रहा है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हैं, राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्श की बात की गई है। करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय से लगाने की बात की गई है। हृदय इसमें कहा कि जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रेरित हुई थी, यानी जितने क्रांतिकारी हैं उनकी जो बलिदान है, जो यानी उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, उसको हम अपने आत्मा में, हृदय में संजो कर रखें, उनको याद करें, सम्मान दें। ऐसा ना हो कि उनको सम्मान ना दें, सम्मान देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार तो इतना सम्मान दे रही है। भगत सिंह का आज तक ना घर बना, ना उनका नाम पे स्कूल खुला। भगत सिंह का घर आज भी वैसा ही है। यानी प्रॉब्लम दो हुआ भारत में कहा जाता है कि भारत में जो अंग्रेज़ों के चमचा थे, वो सारे महल में है, नहीं तो कहीं विदेश में अच्छे कंडीशन में, जो चमचागिरी करते थे, जो देश के लिए लड़ते थे, उनका कुछ भी नहीं है इस टाइम। ये गलत बात है। और ऐसा नहीं कि हम अभी वर्तमान समय सरकार को दोष देंगे, बिल्कुल गलत बात है। इससे पहले जो सरकार थी उसका भी एक कर्तव्य है। वर्तमान समय की जो सरकारें कर रही है, पहले की जो सरकार थी उसके द्वारा किया गया है। ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं भेज रहे थे उनका लाश लेकर घर, यहाँ दिल्ली में ज़मीन तक नहीं दिए कि दफनाया जाए उनको। तो ऐसे लोग, ऐसा भी था, डिक्टेटरशिप तो था कांग्रेस का भी। अब भले कांग्रेस भी लाचार हुई है, नहीं तो पहले कांग्रेस लाचार नहीं थी। तो यही है, कहा जाता जो चमचागिरी की, यानी जो देसी रियासतें थीं, आज देखिए देसी रियासतें कहाँ से कहाँ हैं। जमींदार लोग, चमचागिरी के वो लोग आज भी सत्ता में हैं। आज भी उन लोग का 5,000 बीघा 10,000 बीघा खेत है, और जितने क्रांतिकारी थे कहाँ हैं। तो यही है, ये भी गलत बात है। तीसरा में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता करेगी। भारत की जो एकता, अखंडता है, संप्रभुता है। तीसरा, भारत की संप्रभुता आधा पूरा है, प्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। यानी जो भारत का संविधान है, इसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विचार और उपासना की स्वतंत्र अवसर की प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्व, राष्ट्र की बंधुत्व बढ़ाने वाली, इसके बारे में बात किया गया। एक दो लाइन छूट गया, तो इसके बारे में कहा गया। यानी जो प्रस्तावना की बात की गई, यानी जो भारत का जो संप्रभुता है रहनी चाहिए। भारत संप्रभु है। भारत जो देश है अपना, किसी पर आश्रित नहीं है। जब देश हम लोग आज़ाद हुए तो बात की जा रही थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जब आज़ाद हुआ तो इसमें कहा गया कि आज़ाद तो हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो क्वीन है ऑस्ट्रेलिया के भी प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आज़ाद हुए तो हम लोग ना किसी गुट के ना हम लोग किसी गुट के सदस्य हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो फैसला लेते हैं। ना हम लोग नाटो के सदस्य हैं, ना हम लोग रूस के तरफ से, कहीं नहीं है। हम लोग, भारत स्वायत्त है, भारत का अपना हित है। इसलिए भारत किसी के, मतलब हम लोग संप्रभु हैं, जो चाहे वो केंद्र सरकार निर्णय लेती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। भारत संप्रभु राष्ट्र है, हम लोग किसी का अधीन नहीं है। भारत पाकिस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान किधर गए,
अब हम लोग देखते हैं चौथा, तीसरा था ना, अब चौथा देखते हैं। देश इसमें कहा गया देश की रक्षा। इसमें बहुत सारी बात की गई, नहीं देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के लिए तैयार रहना, एकदम बिल्कुल एक बात है, एक नंबर की बात। यानी इसमें कहा गया है कि देश की रक्षा, देश की रक्षा के लिए तैयार रहना, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम लोग। यानी तैयार रहने का मतलब कहा गया है इसमें, जो हम लोग जैसे इसमें अनुच्छेद 4 ये कह रहा है, जो मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि जैसे हम लोग है, कोई भी नागरिक है, कोई किसी भी देश का नागरिक हो, भारत का जो नागरिक है, देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम रेडी रहना चाहिए, हर नागरिक रेडी होना चाहिए। यहाँ अंदर हमारी ये भावना होनी चाहिए कि देश की बात है तो हम लोग देश की रक्षा करें। जैसे लड़ाई लगती है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एनसीसी हो गया, अभी एनसीसी जितने लड़के लिए हुए हैं, अब देश से लड़ाई होती है तो एनसीसी वाले लड़के अपना भाग ले सकते हैं। जैसे अगर वो लोग चाहें तो असला, उन लोगों के पास बंदूक की नॉलेज होती है तो कम से कम बंदूक वो लोग दे सकते हैं। हम लोग तो राशन पहुंचा सकते हैं, आलू प्याज पहुंचा सकते हैं, कोई हार्ड वर्क हो तो वो कर सकते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कहा गया कि जब देश की बात आए तो आप जिस लेवल पे हो, जिस स्थिति में हो, जो कर सको देश के लिए करना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात की गई, करते भी हैं। जर्मनी में सबसे ज़्यादा देखा गया था, जो हैरी हेस थे, जो भूतल के जो सिद्धांत दिए हैं हैरी हेस के द्वारा दिया गया है। हैरी हेस वैज्ञानिक होते हैं, वहीं जब नाव चलाते हैं तो सोनार सिस्टम का विकास होता है, तभी उनको बहुत पता चलता है कि सागरीय नितल का विस्तार हो रहा है। तो हर देश में होता है, भारत में भी है, भारत में भी लोग नाम लिखवा देते हैं, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाएगा आदमी, जाता भी है। लेकिन उतना कमज़ोर थोड़ी है अपना देश, आर्मी है टांग लेगी। लेकिन आर्मी में भी सरकार के द्वारा गलत काम कर दिया गया है। खैर, अग्निवीर योजना लाके, अनुच्छेद 5 इसमें कहा गया भारत के सभी स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय धरोहर कह सकते हैं, भारत के सभी स्मारक और इस जो है स्मारक हो गया, धर्म हो गया, धर्मों की भी बात की गई, धर्म हो गया, जाति कर लीजिए, इसमें धर्म हो गया, जाति हो गया, भाषा हो गया, धर्म हो गया, जाति, भाषा हो गया, प्रदेश हो गया, अभी बताते हैं, प्रदेश हो गया, वर्ग हो गया। यानी इसमें कहा गया है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इसमें कहा गया कि जो 5 है, 5 में कहा गया कि भारत के जो जितने राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्मारक का मतलब जो अपने राष्ट्रीय धरोहर हैं, राज्य के द्वारा जो आते हैं, राज्य के अंडर में जो आता है, केंद्र सरकार के अंदर में जो आता है, उसके बारे में कहा, अनुच्छेद यही कह रहा है 5वां कि उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें सम्मान करनी चाहिए, उसको हम लोग ध्यान देना चाहिए। फिर इसमें कहा गया धर्म, यानी जितने भारत के जितने धर्म है सबका सम्मान करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं भी किया जाता है, कहीं भी देखा जाता है, नहीं तो भारत दुनिया का संप्रभु देश है। भारत ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया के सारे धर्म भारत में आए और भारत में फैल भी गए। ऐसा नहीं है कि कोई देश में जाओ इस्लामिक स्टेट में कोई अदर धर्म नहीं फैला, लेकिन भारत दुनिया का सेकुलर देश है, सेकुलरता की बात करता है और समानता की बात करता है। इसलिए हिंदुज़म में भी 4 कैटेगरी में रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध आते हैं, बौद्ध, जैन, क्रिश्चन, पारसी, कितने धर्म पैदा हुए। लगभग भारत में 7-8 धर्म अगर ऐसे देखा जाए तो पैदा हुए थे। अगर दूसरा दुनिया होता, दूसरे 10 देश में, अगर सऊदी में पैदा होते क्या गौतम बुद्ध, तुरंत उनका गर्दन काट के फेंक देता सब। भारतीय ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी धर्म बोलने की आज़ादी, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेकुलर देश हो तो भारत जैसे बोलने की आज़ादी दुनिया में कहीं नहीं है। यहीं पे गौतम बुद्ध पैदा हुए और यहीं पे गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भगवान झूठ है, दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान की पूजा मत करो। ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का विरोध करते हैं। किए तो थे, क्रिश्चन में थे वो ईसा मसीह, तुरंत कटिया में ठोक के लटका दिया उनको सब। भारत दुनिया का सेकुलर देश। जैन धर्म आते हैं, तीर्थंकर, महावीर स्वामी, वो भी वही बात कहते हैं। फिर वो तो छोड़िए, अभी नया में आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं 22 प्रतिज्ञा में कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। और यहीं पे पेरियार आते हैं। पेरियार क्या कहते हैं कि मैं उस भगवान को लात मारता हूँ जो भगवान हमें बोलने की और समानता की आज़ादी नहीं देती। बहुत से आए ये लोग
विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे हैं कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनका अधिकार दे दो, नहीं तो लोग छीन लेंगे। यहीं पर रामकृष्ण परमहंस आते हैं। नाना प्रकार के दर्शन का विकास भारत में हुआ, हर तरह का विचार का फलना फूलना हो रहा था। और भारत यही नहीं कि सेकुलर था, भारत में विज्ञान का विकास हो रहा था। पूरे दुनिया में भारत बता दिया पहले उस समय में कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया गया, बायोलॉजी का सिद्धांत दे दिया गया। चरक जैसे, कर्ण, ऋषि कनाथ जैसे लोग आ गए, आर्यभट्ट आ गए, 0 दशमलव का प्रश्न। तो भारत विज्ञान हर चीज़ में फैल रहा था। कुछ खराबी भी थी, खराबी में भी फैल रहे थे हम लोग। जाति व्यवस्था फैल रही थी, सती प्रथा आ गई, जाति व्यवस्था आ गई, जाति की जटिलता हो गई। फिर जातिगत आधार पे काम बांट दिया गया, जाति को 15-20 हज़ार कैटेगरी में बांट दिया गया, धर्म का वही कर दिया गया। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 6 नहीं है, 51 के क का जो मूल कर्तव्य 6 देखेंगे हम लोग। 6 नंबर 6 नंबर में कह रहा है कि हमारी संस्कृति गौरवशाली है, इसकी परंपरा की रक्षा करना। अपनी संस्कृति की बात की गई है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना संस्कृति की रक्षा। जैसे बोला तो बहुत बड़ा है, जिसमें इसमें कहा है ना कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने के लिए उसका परीक्षण करें। यानी इसमें कह रहा है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो महान संस्कृति है, इसके बारे में बता रहा है कि इसका भी हमको कीमत समझना चाहिए। इसका भी हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए हर चीज़ का, कि हमारी संस्कृति क्या है, गौरवशाली संस्कृति क्या थी, क्या था भारत, इतना विशाल भारत का संस्कृति क्या थी, धर्म क्या था, समाज क्या था, जिसके बारे में बात बताया गया है। और ऐसा बात नहीं, भारत का सब कुछ अच्छा है, भारत में एक ही चीज़ खराब हो गई, लज्जित होना पड़ता है, जो है जाति। भारत में एक जाति ही ऐसा सिस्टम है जिसके कारण भारतीय जो लोग हैं उन लोगों को सिर नीचा करके देखना, मतलब शर्म आने लगता है कहीं विदेश जाने पे। बाकी भारत में किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, खराबी जाति की है। इस वजह से भी कहीं समाज में भारतीय लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग तुरंत जवाब देते हैं। वो लोग भी किए, ऐसा नहीं, को लोग नहीं करते थे। वो लोग भी तो कास्टिज्म के नाम पे जो होते हैं श्वेत और अश्वेत, काले गोरे का भेद पे करते थे, लेकिन वो लोग माफ़ी मांगे और आज भी वो लोग सेकुलरता के साथ, मतलब समानता के साथ जीते हैं। तो वो लोग थोड़ा सेकुलर हो गए, हम लोग थोड़ा नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी वो सिस्टम चल ही रहा है कि मंदिर में मत जाओ, मंदिर वाला मंदिर में मत जाओ, पानी मत पियो, वो मत पियो। और ऐसा नहीं कि हर धर्म में भी विविधता पाई जाती है। फिर अनुच्छेद इसका 7 मौलिक अधिकार 7 क्या कहता है? इसमें कहता है पर्यावरण एवं प्रकृति की बात की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण, ये तो 1 नंबर का बात है। पर्यावरण की रक्षा, यानी इसमें सब आ गया। इसमें कहा ना कि झील आ गया, झील नदी, जैसा झील हो गया, झील नदी। 1 नंबर का बात कहा कि अभी महाकुंभ लगा हुआ है, बहुत अच्छा बात है। अभी जो कुंभ का मेला लगा हुआ है, इसमें कहा कि नदी नाला जितना है साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब साफ़ रहेगा तो हमारी संस्कृति बढ़ेगी और अच्छा रहेगा। जो गंगा है, गंगा यानी जो भारत की नदियाँ हैं, स्पेशली जो गंगा है, गंगा भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है। यानी गंगा का उतना ही महत्व है भारत में कि इंसान पैदा होने से लेके और जब तक मर नहीं जाता, जिंदा रहने से, पैदा होने से मृत्यु तक का गंगा का संबंध है भारतीय लोगों में। और भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है गंगा नदी। लेकिन इतना माँ बहन किए हम लोग नदी का, इतना किए हैं कि हद है। अभी कुंभ लगा हुआ है, कितना गंदा करा जाएगा, लेकिन कुछ लोग जाएंगे गंदा करने, कुछ लोग जाएंगे नहाने। इसलिए सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए। 21,000 करोड़ का भी लगभग एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अभी बिल पास किया गया था। गंगा सफाई लगभग 15-20 साल से किया जा रहा, नहीं हो रहा है, लेकिन ये करना चाहिए। क्योंकि गंगा की जो भारतीय संस्कृति है, लगभग 20 लाख जो गांव हैं नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के जो मंदिर हैं, जो हमारे उत्तर यूपी बिहार के जितने भी मंदिर है, उत्तराखंड के, सारे नदियों से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे लोगों के द्वारा ज़्यादा गलत क्या किया जाता है,
पूजा करने के बाद सारा माला वाला लेकर उसी में फेंक देंगे, कपड़ा ला के उसी में फेंक देंगे, गंदा पानी उसी में फेंक देंगे। मछली मारने जाएंगे वो भी, मतलब हर टाइप से उसको गंदा, मानी जो गंगा जैसा नदी है कि अभी तक वो साफ बची हुई है, उसमें गंगा नदी का ही मेहरबानी है, लोग का मेहरबानी नहीं है। लोग उसको गंदा किए बिना कुछ उठा मतलब छोड़ा ही नहीं है कि गंदा ना हो। लोग चाह रहे हैं कि गंगा नदी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन ये तो गंगा की महानता है कि वो साफ बची हुई है, नहीं तो लोग कोई सा कसर नहीं छोड़े हैं गंदा किए बिना। इसलिए गंगा नदी को बचाना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि भारत की संस्कृति शुरू होती है। फिर हम लोग देखते हैं नदी झील, वहीं नदी झील की बात की गई, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वेटलैंड रहेगा तभी पानी का स्रोत भी पूरा होगा, झील नहीं रहेगा तो कैसे होगा। फिर हम लोग देखते हैं 8, इसमें वैज्ञानिक दृष्टि मानवतावाद की बात की गई है। 8 इसमें कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी बात सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी, फिर जो मानवतावादी भी कहा गया है। फिर इसमें कहा गया कि जैसे ज्ञान अर्जन जो सुधार है उसके बारे में बात की जाए, यानी फिर इसमें कहा गया कि वैज्ञानिकता की बात की जाए कि अभी ज़रा विज्ञान के क्षेत्र में भारत अभी भी सही है, कर भी रहा है। और मानवतावादी यानी जो समाज में समानता की बात करो, झगड़ा ना करो, जाति धर्म के नाम पे बंटो ना, एक साथ रहो। अब तो अलग ही बात है, पहले दुर्गा पूजा में मुस्लिम लोग आते थे और मुहर्रम में हिंदू लोग जाते थे। अब अच्छा काम हो गया, अब दोनों अलग हो गए, ये गलत बात है। दोनों का त्यौहार अलग अलग हो गया। इतने सामाजिक ये जो नेता सब आया ना, नेता आया और समाज में वर्तमान में जो सामाजिक समरूपता है, यानी समाज में समानता है, नेताओं ने इतना अच्छा काम किया है कि हर समाज तो समाज, हर बिरादरी बटी हुई है इस टाइम। यादव जी अलग, मैं किसी स्पेसिफिक बिरादरी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सारे जितनी भी जातियाँ, वो कोई वो जाति अपने तरफ भाग रही है, वो जाति अपने तरफ भाग रही है, धर्म तो धर्म, जाति भी बांट दिए लोग। फिर इसमें 9, बस हम लोग आ गए हैं, करीब आ गए हैं। 9 एक कहता है, मिटा दें। 9 में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, सार्वजनिक जो संपत्ति है इसकी रक्षा करना। जैसे रेल हो गया, यानी पब्लिक पर रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, सड़क हो गया, हाईवे हो गया, उस पर सरकारी स्कूल है, यानी जितने भी सरकार के संस्था हैं उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको ऊपर जाकर थूक देना चाहिए। भारत सरकार इतना परेशान है, 200 करोड़ 300 करोड़ रेल का बजट है, सिर्फ लोग को जो पान गुटखा खा के थूके हुए हैं उसको सफाई कराने, कितना समस्या है। सरकार यानी जो रेलवे स्टेशन है, भारतीय लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, जहाँ नहीं थूकना चाहिए वहाँ थूक देते हैं, और जहाँ नहीं पेशाब करना चाहिए वहाँ कर देते हैं। ऐसा जगह थूकते हैं कि भारत सरकार को छुड़ाने में अगर आज साफ़ कराए तो 500 करोड़ 600 करोड़ का बजट आएगा सफाई में। तो इसमें सरकार का भी दोष है, गुटखा सरकार का क्या दोष है, लोग गुटखा खा ही रहे हैं तो क्या होगा। सरकारी संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति 9 है, हाँ 9 है सार्वजनिक संपत्ति।